हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं। तो फिजियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स ऑफ बॉडी। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म शो करेगा। मेटाबॉलिज्म मतलब अलग अलग केमिकल प्रोसेसेस, जिसमें आ रहा है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इज फॉर्मेशन ऑफ large complex substances from small simple substances, और catabolism means formation of small simple substances from large substances। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दे शो मूवमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि रिस्पॉन्सिवनेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें रिस्पॉन्स देते हैं, कोई भी स्टिमुलस आएगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करेगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दे शो ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है, इसकी साइज बढ़ती है। और नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन मतलब एक सेल में से पूरा हमारा बॉडी बना है, तो एक सेल में से अलग अलग सेल सिस्टम ऑर्गन्स डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, ठीक है। और लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अपने स्पीशीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। ना सबसे पहले डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड सिस्टम। सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। नेक्स्ट डेफिनेशन है टिश्यू। टिश्यू का मतलब है हमारे अलग अलग सेल्स जो एक साथ काम करते हैं, तो जो बनाते हैं उसे कहते हैं टिश्यू। नेक्स्ट आ रहा है ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब है टू और मोर प्राइमरी टिश्यूज़। हमारी प्राइमरी टिश्यूज़ कौन सी है? मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, बोन्स जिसे कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, और एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। हाँ, देन ऑर्गन्स आ रहा है। ऑर्गन्स का मतलब है एटलीस्ट दो और ज़्यादा प्राइमरी टिश्यूज़, दोनों एक साथ काम करके जो बनाते हैं जिसे कहते हैं ऑर्गन। जैसे कि हमारा स्टमक है, वो हमारा ऑर्गन है। और लास्ट आएगा सिस्टम। सिस्टम का मतलब है ये सब ऑर्गन्स एक साथ काम करेंगे, एक जैसा फंक्शन करेंगे, तो ये बनाते हैं सिस्टम। हाँ, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब हमने बताया स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ नॉर्मल बॉडी। इसके डिवीजन आएंगे। अगर हम वायरस के फंक्शन स्टडी करें तो वायरल फिजियोलॉजी, अगर हम प्लांट के फंक्शन स्टडी करें तो प्लांट फिजियोलॉजी, सेल के फंक्शन स्टडी करते तो सेल फिजियोलॉजी, और ह्यूमन के फंक्शन स्टडी कर रहे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी। हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी के भी अलग अलग डिवीजन होते हैं, जिसमें आ रहा है अगर हम डिस्कस कर रहे हैं नर्व की फंक्शन, नर्वस सिस्टम का, जिसे कहते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी। एंडोक्राइन सिस्टम तो एंडोक्राइनोलॉजी। हार्ट और ब्लड वेसल, कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। लंग्स और पैसेजेस, रेस्पिरेटरी पैसेजेस, तो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। रीनल फिजियोलॉजी, किडनी और किडनी के रिलेटेड यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, तो ये सब आएगा रीनल फिजियोलॉजी। रेजिस्टेंस पावर जिसे कहते हैं इम्यूनोलॉजी। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज के साथ बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं। रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी, मतलब अगर कोई भी डिजीज़ है तो हमारी बॉडी में क्या चेंज होंगे। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो फिजियोलॉजी में आ सकता है दैट इज़ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है? होम्योस्टेसिस का मतलब होता है स्टेट ऑफ बैलेंस। हमारे बॉडी में जो बैलेंस मेंटेन होता है इसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का एक और टर्मिनोलॉजी इससे हम डिफाइन करेंगे, दैट इज़ होम्योस्टेसिस मीन्स मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी। ऐसे स्टेडी रहना है, यहाँ पे बैलेंस करना है। मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी इंटरनल एनवायरनमेंट। अभी इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इंटरनल एनवायरनमेंट, व्हाट इज़ इंटरनल एनवायरनमेंट? इंटरनल एनवायरनमेंट हमारे जो सेल होते हैं, तो सेल के बाहर का जो फ्लूइड है, ये सेल है, सेल के बाहर का जो फ्लूइड है इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। और इससे बाहर आएगा ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर ब्लड। तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड दोनों मिलके हमारा बनाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड है वो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट बनाते हैं, और ये इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रखना है जिसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। ये इंटरनल एनवायरनमेंट हमारा वाटर बेस्ड मीडियम है, मतलब वो फ्लूइड से बना हुआ है, और हमारे जो सेल्स है ये इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं, ठीक है। ये फ्लूइड के अंदर होते हैं। तो सेल जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो वो
इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगी, और सेल को अगर कोई भी ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स कुछ भी चाहिए होगा तो वो भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही बताया हुआ है, सेल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, और ये जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है। सिलेक्टिव परमिएबल मतलब सभी सब्सटेंसेस को पास नहीं होने देंगे, जो सब्सटेंसेस सेल को चाहिए उसी को पास करेंगे। ठीक है, हाँ, और ये जो सेल के अंदर का फ्लूइड है वो है इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, बाहर है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टोटल बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड के कंपार्टमेंट्स, टोटल जो बॉडी फ्लूइड होता है वो हमारे बॉडी वेट का 60% होता है। 60% मतलब जो सपोज़ किसी का बॉडी वेट 70 kg है तो उसका 60% हुआ, मतलब 42 लीटर्स इसके अंदर फ्लूइड होगा। ठीक है, 42 लीटर्स में से 22 लीटर के अराउंड सेल के अंदर रहेगा इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और 18 लीटर्स आएगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो ये हो गया हमारा 60% बॉडी वेट बॉडी फ्लूइड का बनेगा, जिसमें से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड 20%, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड 40%। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में भी और कंपार्टमेंट है, ये सेल के बाहर है। तो ब्लड वेसल के अंदर होगा तो ये है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, वो ब्लड का फ्लूइड पार्ट है। और इंटरस्टिशियम के अंदर होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और तीसरा कंपार्टमेंट है ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड, जो छोटे छोटे कैविटीज़ में होता है, जैसे कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे ब्रेन में होता है, इंट्राऑक्यूलर फ्लूइड हमारी आइज़ के अंदर है, पेरिटोनियल फ्लूइड जो पेरिटोनियल कैविटी में होता है, हार्ट के बाहर होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जॉइंट में होगा साइनोवियल फ्लूइड, डाइजेस्टिव सिस्टम में होगा डाइजेस्टिव सिक्रीशंस। हाँ, अभी जो भी हमारे सेल है इसे कुछ भी चाहिए तो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड के अंदर कुछ भी सब्सटेंस कहाँ से आएगा, जैसे कि उसे ऑक्सीजन चाहिए तो वो आ रहा है लंग्स में से, ब्लड में जाएगा, ब्लड से इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और वहाँ से सेल के अंदर, जैसे यहाँ से ब्लड में से ऑक्सीजन जा रहा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और वहाँ से सेल। और अगर हमारा सेल बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड भी सेल में से इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वहाँ से जाएगा प्लाज्मा ब्लड, और वहाँ से बाहर एक्सक्रीट होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्सचेंज एंड कम्युनिकेशंस दे आर की कंसेप्ट्स फॉर होम्योस्टेसिस, मतलब हमेशा एक्सचेंज होगा और कम्युनिकेशन होगा तो ही हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन रहेगा। हाँ, नॉर्मल यंग एडल्ट का जैसे हमने बताया बॉडी फ्लूइड है 60 to 65%, फीमेल में थोड़ा कम होता है क्योंकि फीमेल में फैट ज़्यादा होती है। थिन पर्सन में फ्लूइड ज़्यादा होगा ओबीस से, और ओल्ड एज में ये फ्लूइड कम हो जाता है। हाँ, अभी कौन से सब्सटेंसेस है जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ज़्यादा है और कौन से सब्सटेंसेस इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ज़्यादा है, सभी याद नहीं रहे तो इम्पॉर्टेंट वाले याद रखने हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर में सोडियम क्लोराइड और न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं, ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, और इंट्रा सेल्यूलर में पोटेशियम और प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अभी ये जो होम्योस्टेसिस है वो हमारा कैसे मेंटेन होगा, इसके लिए फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं। देयर आर 2 फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या है, हमारा जो आउटपुट सिग्नल है वो इनपुट को रेगुलेट करता है, या आउटपुट सिग्नल जो है वो इनपुट को वापस सिग्नल्स भेजता है। ठीक है, और ये जो फीडबैक है वो 2 टाइप के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक। तो सबसे पहला है फीडबैक सिस्टम के कंपोनेंट्स। फीडबैक सिस्टम में क्या क्या होता है, तो सबसे पहला उसमें आएगा रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या करता है, जो भी कोई चेंज है तो उसे डिटेक्ट करेगा। दूसरा है वो इन्फॉर्मेशन जाएगा सेंटर के पास, और सेंटर वो है वो चेंज को जज करेगा और उसी हिसाब से सिग्नल्स भेजेगा। और तीसरा आएगा इफेक्टर, जो रिस्पॉन्स दे रहा है। तो यहाँ पे सेम है, डिटेक्टर, सेंसर और कंट्रोलिंग सेंटर और रिस्पॉन्स। ये एग्जाम्पल से बताया हुआ है कि कैसे ये डिटेक्टर और कंट्रोलिंग सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है। तो ये हो गया नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में जो आउटपुट सिग्नल है वो इनपुट सिग्नल को इनहिबिट करेगा, जबकि दूसरा है पॉजिटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक में जो आउटपुट सिग्नल है वो इनपुट को स्टिमुलेट करेगा, सो इसे पॉजिटिव कहते हैं। उसके 2 ही एग्जाम्पल है इम्पॉर्टेंट वन।
ब्लड क्लॉटिंग एंड पार्चुरेशन। तो ब्लड क्लॉटिंग में क्या हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग में जब भी कहीं पे इंजरी होती है तो यहाँ पे हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और एक क्लॉटिंग फैक्टर दूसरे को, दूसरा तीसरे को इसे एक्टिवेट करेंगे और जब तक कि ब्लीडिंग बंद नहीं हो जाए तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो इसे कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। दूसरा पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल है पार्चुरेशन, मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी। जब भी बेबी की डिलीवरी होती है तो यहाँ पे जो बेबी का हेड है वो सर्विक्स इसे कहते हैं गर्भाशय का मुख, इसे स्ट्रेच करेगा और जैसे ही सर्विक्स का स्ट्रेचिंग हो रहा है तो इन्फॉर्मेशन जाएगी हमारे ब्रेन के पास और ब्रेन वहाँ से ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस सिक्रीट करेगा और ये ऑक्सीटोसिन जा करके यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करके बेबी को नीचे पुश करेगा। जितना बेबी नीचे जाएगा ज़्यादा सर्विक्स का स्ट्रेच होगा, ज़्यादा ऑक्सीटोसिन। तो ये साइकिल है पॉजिटिव फीडबैक और ये कब तक चलती रहेगी, जब तक कि बेबी की डिलीवरी नहीं हो जाती। तो ये पॉजिटिव फीडबैक का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। तो अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है होम्योस्टैसिस एंड फीडबैक मैकेनिज्म तो आपको ये पूरा डिस्कस करना है। थैंक यू।